नमस्कार, मैं हूं संजय सुथार और आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही बेहतरीन और गंभीर विषय पर। बेहतरीन मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं जिस संदर्भ में बात करने जा रहा हूं वो विषय हमारी भारतीय संस्कृति। अब आप में से कई लोगों को ये लग रहा होगा कि ये विषय गंभीर कैसे हो गया, तो इस विषय की गंभीरता बताने के लिए मुझे एक छोटी सी भूमिका बनानी पड़ेगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर इस बात को आदि मानव से शुरू किया जाए तो हमें ये जानना पड़ेगा कि किस तरह से उसने भौगोलिक क्षेत्र में प्रकृति करके सभ्यता का निर्माण किया। हमें ये भी जानना होगा कि किस तरह से उसने मानसिक विकास करके संस्कृति का निर्माण किया, और हमें ये भी जानना होगा कि किस तरह से सामाजिक नियम बने, किस तरह से रीति रिवाज बने, और किस तरह से ये परंपराएं बनी और ये प्रथाएं बनी, और इन सब प्रथाओं को चलाने के लिए वो संस्थाएं बनी। अगर इन सब पर मैं चर्चा करने लग गया तो ये वीडियो 1 घंटे से भी ऊपर का हो जाएगा, और ये जो जालिम ज़माना है वो कंटेंट से ज़्यादा समय को महत्व देता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं कम से कम समय में एक बेहतर से बेहतर संदेश देने का प्रयास करूँगा। मैं अपनी चर्चा की शुरुआत इस बात से करना चाहूँगा कि हमारी जो संस्कृति है वह दुनिया की संस्कृतियों से इतनी महान क्यों और कैसे है। हमारा भारत देश जहाँ एक तरफ हिंद महासागर से घिरा हुआ है, वहीं दूसरी ओर एक सिपाही की तरफ पर्वतमाला हमारी रक्षा कर रही है। ये एक ईश्वर की इस देवभूमि पर कृपा ही है कि प्रकृति खुद इस देश की रक्षा कर रही है। इसलिए शुरुआती समय में कोई भी विदेशी आक्रमणकारी यहाँ आ ही नहीं सके थे। इसलिए यहाँ पर रहने वाले लोगों ने परिस्थितियों से सीख कर एक महान संस्कृति का निर्माण किया है। जैसे जैसे समय बीतता गया फिर कई विदेशी आक्रमणकारी आने लगे और उन्होंने यहाँ अपना शासन भी स्थापित किया, लेकिन किसी ने भी हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति में कोई विशेष बदलाव नहीं किया। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास ही नहीं किया, बल्कि वो इसमें सफल भी हो गए। अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड मैकाले स्पष्ट कहा करता था कि अगर इस भारत देश को हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बनाना है तो हमें इसकी देसी शिक्षा व्यवस्था है, जिसमें बच्चों को संस्कार, स्वाभिमान और देश प्रेम सिखाया जाता है, उसे पूरी तरह से नष्ट करना होगा। और 1858 में उसने इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाकर यही किया। उसने सबसे पहले पूरी शिक्षा व्यवस्था का सर्वे करवाया कि देश में कितने गुरुकुल हैं। सबसे पहले उन्हें गैर कानूनी घोषित किया। गुरुकुलों में पढ़ाने वाले गुरुओं को मारा, पीटा और यहाँ तक कि जेल में डाल दिया। यहाँ तक कि संस्कृत भाषा को उसने गैर कानूनी घोषित कर दिया। मैकाले ने उस समय अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी। वो काफ़ी मशहूर चिट्ठी है। उस चिट्ठी में वो लिखता है कि हमारी बनाई स्कूलों से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो दिखने में तो भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे, और उन बच्चों को अपने देश के बारे में कुछ पता नहीं होगा, उनको अपनी संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं होगा, उन बच्चों को अपनी परंपराओं के बारे में कुछ पता नहीं होगा। उस चिट्ठी की सच्चाई आज हम सब में साफ साफ दिखाई दे रही है। मैकाले का कहना था कि किसी देश को नष्ट करना है तो उससे सबसे सरल व सस्ता तरीका ये है कि उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो, वो देश अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। विश्व में 200 से ज़्यादा देश है, जिसमें से मात्र 12 देशों में अंग्रेजी बोली और पढ़ी और समझी जाती है। इन लोगों ने इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज बना दिया और पूरे विश्व को अंग्रेजी बोलने पर मजबूर कर दिया। और दूसरी तरफ हम लोग हैं जो अपनी भाषा को, अपनी बोलियों को भूलते जा रहे हैं। वर्तमान में अपनी राजस्थानी भाषा न राजभाषा और दर्जो दिलाने वास्ते ये राजस्थान युवा समिति एक मुहिम छेड़ रखी है। तो आप सब निवेदन है कि वो मुहिम जरूर जुड़े। वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। 1990 तक आते आते हमारा देश एक बहुत ही भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उस संकट से निपटने के लिए 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई और उसके तहत LPG मॉडल लाया गया। इस LPG मॉडल में G का मतलब था ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण। और इस वैश्वीकरण की नीति ने हमारी संस्कृति को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। वैश्वीकरण की नीति के कारण एक देश की चीज़ें दूसरे देश में जाने लगी, जिसका हमारी संस्कृति पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जिसकी बात अगर खान पान से ही शुरू करते हैं, खाने पीने के मामले में भारत के प्रत्येक राज्य की, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि प्रत्येक शहर की अपनी कुछ विशेषताएँ हैं, लेकिन इस वेस्टर्न कल्चर ने तो हमारे खाने पीने को भी नहीं बख्शा। जहाँ कभी गांव की महिलाएं खरबूजे के बीजों से सब्जी बना लिया करती थी, और आज वहाँ पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड, नूडल्स, मैगी जैसे अपौष्टिक खाना जगह बनाता जा रहा है।
और आजकल की ये जो इंस्टा रील्स देखने वाली मम्मियाँ हैं, जो माताएं हैं, वो बच्चों के स्कूल टिफिन में भी ऐसी चीज़ें डाल रही हैं, क्योंकि उनके पास सुबह सुबह मोबाइल छोड़ने का कोई कारण नहीं है। आगे बढ़ते हुए बात अगर पहनावे की जाए तो हमारा पहनावा न केवल राज्यों द्वारा बंटा हुआ है, बल्कि राज्य के अंदर प्रत्येक धर्म का पहनावा अलग है, प्रत्येक समुदाय का पहनावा अलग है, प्रत्येक जाति का पहनावा अलग है और प्रत्येक जनजातियों का सबका अलग अलग है। हमारे खान पान के साथ हमारा पहनावा भी बंटा हुआ है, जिसका एकमात्र कारण मौसम ही है। और आज हम लोग फिल्मों का अनुसरण करते हुए जिस नए पहनावा को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके ऊपर तो मैं क्या ही कहूँ। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि एक बाप का कपड़ा फट गया बेटी को कपड़ा पहनाने में, और बेटी ने कपड़े उतार दिए फॉलोअर्स बढ़ाने में। आप खुद ही देख लो, दोनों फोटो में सुंदर कौन लग रही है, पर इन्हें कौन समझाए कि ये नंगापन, ये जो नग्नता है, ये कभी सुंदरता की सूचक नहीं हो सकती। मैंने यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल महिलाओं को लेकर दिए, तो मैं यहाँ एक डिस्क्लेमर दे ही देता हूँ कि मेरा उद्देश्य किसी भी तरह के लैंगिक पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देना नहीं है। हालांकि मैं खुद लैंगिक संवेदनशीलता का पक्षधर वाला व्यक्ति हूँ। खान पान और पहनावे के साथ थोड़ी सी बात हम अपने त्योहारों के ऊपर भी कर लेते हैं। चैत्र मास को हमारा हिंदू नववर्ष आता है, जो कि चंद्रमा पर आधारित है, इसलिए उसकी तिथि में थोड़ा बहुत अंतर रहता है। कभी वो मार्च के एंडिंग में होता है तो कभी अप्रैल के शुरू के बीच, और उस दिन को इन विदेशी लोगों ने अप्रैल फूल में बदल दिया। हम लोगों का हिंदू नववर्ष व्हाट्सएप पर एक फॉरवर्ड वाला मैसेज बनकर रह गया है, लेकिन हम लोग अप्रैल फूल जरूर मनाते हैं। और उस अप्रैल फूल का महत्व ये है कि उस दिन मूर्ख बनना और बनाया जाता है। अप्रैल फूल यानी कि मूर्ख दिन। त्योहारों को धूमधाम से मनाने वाले आज हम लोग वैलेंटाइन डे, मदर्स डे, फादर्स डे, पेन डे, सूट डे, पेंसिल डे, पता नहीं तरह तरह के स्टेटस लगाकर ये दिखाने में लगे हुए कि हम मॉडर्न हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है कि हमें ये याद है कि वैलेंटाइन डे कब है, और ये याद नहीं रहता कि भगत सिंह कब शहीद हुए थे, चंद्रशेखर आज़ाद कब शहीद हुए थे। हम लोग इस बात पर कभी विचार ही नहीं करते कि वो विदेशी लोग मदर्स डे और फादर्स डे क्यों मनाते हैं। वहाँ के लोग 18 वर्ष के बाद अपने माता पिता को छोड़कर अपनी मनपसंद कन्या के साथ शादी करके अपना परिवार बसाते हैं। इसलिए वो लोग साल में सिर्फ एक दिन अपने माता पिता को देना चाहते हैं, इसलिए वो ये दिन मनाते हैं। उस दिन वो अपने माता पिता के लिए एक थैंक यू कार्ड लेके जाते हैं, जिसमें लिखा होता है कि मुझे जन्म देने और मेरा लालन पालन करने के लिए मैं आप दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ। उस धन्यवाद कार्ड के साथ वो अपने माता पिता को उसी असहाय हालत में छोड़कर चले आते हैं। और दूसरी ओर हमारे यहाँ यह सिखाया जाता है कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, और बच्चों को श्रवण और भीष्म पितामह की तरह माता पिता की सेवा की शिक्षा दी जाती है। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि उस वेस्टर्न कल्चर की सारी चीज़ें हमें अपने आसपास नज़र आ रही है। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि पेड़ गांव में ही रह गए और जो फल थे वो शहर चला गया। अगर हम अपने ही त्योहारों को भूल रहे हैं तो इसके जिम्मेदार हम ही हैं, क्योंकि हम भारत में नए त्योहारों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। अब जन्मदिन को ही देख लो, आज के भी दिन किसी ना किसी का तो ये स्टेटस लगा ही होगा कि हैप्पी बर्थडे भाई। फिर उस भाई के मित्र उसके लिए केक लेके आएंगे, फिर भाई उस केक पर जल रही मोमबत्तियों को पहले जलाएगा, फिर थोड़ी ही देर में फूंक मारकर खुद ही उसे बुझाएगा। कभी उस भाई से जली हुई मोमबत्ती बुझाने का मतलब पूछा जाना चाहिए, जिसका मतलब होता है कि मैं इस दुनिया में रोशनी और किरण के साथ जरूर आया था, लेकिन जाऊंगा अंधेरा करके। और दूसरी तरफ हमारी संस्कृति में जन्मदिन पर दीप जलाया जाता है, जिसका मतलब होता है कि हम आए जरूर अंधेरा लेकर के, लेकिन विश्वास का, नए विचारों का, आस्था का दिया जलाकर विदा होंगे, जिसकी रोशनी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगे हुए हैं, जिनका नाम है अमित ओमवीर भाटी। उन्होंने अपनी फेसबुक पर एक घटना को शेयर किया कि उनके थाने पर दो गोरे बच्चे आए, जिनका नाम था रघुनाथ दास और मोहन दास, जिनकी उम्र थी 10 साल और 12 वर्ष। वो अपनी एक शिकायत लेकर आए थे और उनके मुंह से उन्होंने जो समस्या शुद्ध हिंदी में सुनी, भाटी साहब अचंभित रह गए। उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो स्वीडन देश से है और उन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली है। और दूसरी तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों के अंग्रेजी नाम रखने में लगे हुए हैं। पर उन्हें कौन समझाए कि हमारे यहाँ जो नाम रखे जाते हैं उसका एक अर्थ होता है, उस नाम के किरदार की एक ऐतिहासिक कहानी भी जरूर होती है। और कुछ लोग तो अपने रखे रखाए नाम बदलने में लगे हुए हैं, जैसे किसी का नाम
आज हमारी संस्कृति अंतिम सांसें ले रही है, जिसका एक कारण सिनेमा भी है। माना कि सिनेमा समाज का दर्पण है, लेकिन क्या वाकई में समाज इतना खराब है जितना कि दर्पण में दिख रहा है? सिनेमा में महिलाओं को लेकर जो गंदे सीन दिखाए जाते हैं, मानो या ना मानो, वो बच्चों की मानसिकता खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हमारी संस्कृति और पर्यावरण का भी एक गहरा संबंध है। इस पर बहुत सी बातें की जा सकती है, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस विषय पर फिर कभी चर्चा करेंगे। आगे मैं बात करता हूँ उस अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की, जिनका भारत में दौरा प्रस्तावित हुआ। तब उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मैं भारत जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या लेके आना है? तो उसकी माँ ने कहा था कि भारत जाए तो मेवाड़ जरूर जाना, और वहाँ से वो मिट्टी जरूर लेके आना जहाँ प्रताप का जन्म हुआ था। एनी बेसेंट जो भारतीय संस्कृति से इतना प्रभावित थी कि उन्होंने अपना जो वेस्टर्न पहनावा छोड़कर भारतीय साड़ी को अपनाया। हमारी संस्कृति हमें बांटना सिखाती है, सुख दुख, जिसको हम लोग मानवता बोलते हैं, ह्यूमैनिटी कहते हैं, लेकिन वो अब चैरिटी बनकर रह गई है। जिस देश में 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात होती थी, वहाँ 4 बजे का स्थान 4 बोतल वोडका जैसे गानों ने ले लिया है। आज मंदिरों में आरती चुप से होने लगी है, अब नगाड़े भी मशीन से बजते हैं। माना कि परिवर्तन संसार का नियम है, पर इतना परिवर्तन कि हम लोग अपने अतीत को, अपनी परंपराओं को भूल जाए। अंत में मैं यही कहूँगा कि एक परमाणु बम गिराने से किसी राष्ट्र का नाश नहीं होता। इसका उदाहरण है जापान। एक किसी देश की संस्कृति पर हमला करने से वो राष्ट्र का पतन हो जाता है। इसका उदाहरण अफगानिस्तान है। इस संस्कृति जीवित है, वह फिर से राष्ट्र का निर्माण कर लेगा। इसका उदाहरण इजराइल है। संस्कृति कोई अचानक नहीं बनती, इसके बनने में सदियां लगती है। हमारे पूर्वजों ने बहुत सी बातें अपने पुरखों से सीखी, और समय के साथ उन्होंने अपने अनुभव से उसमें नए विचार, नई भावनाएं जोड़ते चले गए, और उन्हें जो अनावश्यक लगा उनको उन्होंने छोड़ दिया। इस तरह उन्होंने हमें एक महान संस्कृति दी। इस बात पर विचार जरूर करें कि क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों को सांस्कृतिक मूल्यों के साथ वो मानवीय मूल्य दे पाएंगे जो हमें मिले हैं। इसी के साथ ही धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।